अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 113A स्टार्ट करते हैं जी। एक उस्ताद और चंद बच्चे बैठे घर पे, सुकून से बैठे हैं आप लोग। अच्छा जी, थोड़ी सी समरी सी बना लेते हैं IFRS 15 की फटाफट ज़रा। ठीक है जी, आप लोगों के IFRS 15 का जो चैप्टर है उसमें जहाँ पे चैप्टर नंबर लिखा होगा उस पर आ जाए तो आपको आसानी हो जाएगी। मैं उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर करता चला जाता हूँ। सबसे पहला सफ़ा जो होता है, सबसे पहला सफ़ा जिसके ऊपर लिखा होता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में ये है, 2 में ये, इससे भी पीछे पेज नंबर कोई नहीं होता इसके ऊपर, ऐसे ही है। लेकिन इसके पेज नंबर, किस पेज नंबर के बाद ये आ रहा है? 319 के बाद आ रहा है, यानी कि 320 होगा। वैसे देखो अगले सफ़े पे नंबर लगा हुआ है। हाँ, तो फिर इस पर कोई नंबर नहीं होता। ये वाला सफ़ा आप ओपन कर लें। ठीक है, इसमें इंट्रोडक्शन के बाद आपको नज़र आ रहा है लर्निंग ऑब्जेक्टिव। जी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में उसने लिखा हुआ है जी, सवाल किताब के अंदर लिखा हुआ है आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर। सबसे पहली बात तो ये है कि हमने ये 5 स्टेप अप्रोच पढ़ी थी। ये IFRS 15 जो रेवेन्यू रिकॉर्ड करता है वो 5 स्टेप्स से गुजारता है उसको। सबसे पहली चीज़ वो ये कहता है देखें कॉन्ट्रैक्ट है भी या नहीं। फिर वो कहता है आइडेंटिफाई करो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कितनी हैं। ठीक है, तीसरी बात डिटरमिन करो ट्रांजैक्शन प्राइस। चौथी बात एलोकेट करो उसको ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस। और पांचवी बात जैसे जैसे PO सेटिस्फाई हो वैसे वैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड करते जाओ। ऐसे ही है। अब अगला जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ये इंट्रोडक्शन वाले लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में लिखा हुआ था। मैंने कहा ज़रा समरी बना लेना पूरे टॉपिक की। अच्छा, अब हर एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव में एक एक स्टेप पढ़ा हुआ है। ठीक है, जैसे सबसे पहला स्टेप यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स। पूरी बात मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स में क्या क्या चीज़ें थी ये देख लेते हैं जी। सबसे पहली बात इसमें ये थी 5 कंडीशंस जो होना चाहिए। कोशिश करता हूँ मैं, इसने बिस्मिल्लाह ही ऐसी कर दी। कोशिश करता हूँ मैं आपको वो चीज़ें रिवाइज़ करते जाएं मिलकर, और जिस चीज़ के बारे में हमने बात नहीं की होगी वो चीज़ हम हाईलाइट कर लेंगे और उसको एक नज़र देख लेंगे। ठीक है जी, ओके। अच्छा, आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट करने के अंदर हमने बात की थी कि 5 शर्तें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होना ज़रूरी हैं। ज़बानी अगर बात करें तो 5 शर्तें अभी रख दें, 5 शर्तें होना ज़रूरी हैं। कुछ याद है? थोड़ा बहुत ज़रा रिवीजन कर रहे हैं। 5 कंडीशंस कौन कौन सी थी? बोथ पार्टीज़ वेरीफाई करें, अप्रूव करें, सेलर आइडेंटिफाई करे बोथ पार्टीज़ राइट, सेलर आइडेंटिफाई करे पेमेंट टर्म्स, सेलर को उम्मीद हो कि पैसे आ जाएंगे, और ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस हो। ये 5 कंडीशंस होना ज़रूरी थी। ठीक है जी, उसके बाद एक 6th कंडीशन जो है वो ना होना ज़रूरी है, और 5 कंडीशंस प्लस 1 कंडीशन। 5 कंडीशंस का होना ज़रूरी, 5 कंडीशंस का होना ज़रूरी। वो कौन कौन सी 5 कंडीशंस थी? अगर आप देखना चाहें तो मैं एक नज़र आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ से हमने पढ़ा था कि क्या क्राइटेरिया है आइडेंटिफिकेशन फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट का, तो ये 5 शर्तें होना ज़रूरी थी। ठीक है, उसके बाद ना थोड़ा बीच में इसको ज़रा छोड़कर जंप करके आगे आएँ, और ये लिखा हुआ है, मैंने कहा था होमवर्क में करें, इसको ज़रा आप समराइज़ कर लेना। इसका क्या नाम लिखा हुआ है? मैंने ज़बानी बताया था। क्या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है कि अगर कोई एक पार्टी टर्मिनेट कर सके उसको? अब इसके लिए मैंने आपको कहा था कि एक होली अनपरफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट हो, लेकिन अभी परफॉर्म नहीं होगी। परफॉर्मेंस आ जाए ना फिर कोई ना कोई मसला तो होता है, फिर जिसने काम कर दिया वो पैसे मांगेगा, दूसरे के पास चीज़ें आ गई। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है और अभी वो होली अनपरफॉर्म्ड है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक सारा कुछ सही है, एंड पे एक लाइन लिखी हुई है कि सेलर या बायर टर्मिनेट कर सकता है विदाउट पेनल्टी, विदाउट पेनल्टी, तो IFRS 15 कहता है मेरे हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं। और अगर विद पेनल्टी बन जाए कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अच्छा, और अगर परफॉर्मेंस हो जाए कुछ, फिर भी उसको इन्फोर्सिबिलिटी, उसकी कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा तो उसका हो ही जाता है। ठीक है ना, तो पहली बात होली अनपरफॉर्म्ड हो,
ठीक है। और दूसरी बात, विदाउट पेनल्टी टर्मिनेशन का ऑप्शन दोनों के पास हो, तो IFRS 15 कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। तो इसका मतलब IFRS 15 कहता है 5 चीज़ों का होना जरूरी, वो 5 चीज़ें बोथ वेरीफाई करें, सेलर आइडेंटिफाई करे पेमेंट टर्म, सेलर आइडेंटिफाई करे बोथ पार्टीज राइट, सेलर को उम्मीद हो, प्रोबेबिलिटी हो पैसे कंसिडरेशन रिसीव होगी, और कमर्शियल सब्सटेंस हो ट्रांजैक्शन में। ये 5 चीज़ें हो तो कॉन्ट्रैक्ट, और ये छठी चीज़ हो तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं। यानी कि 5 चीज़ों का होना लाजमी और छठी चीज़ का ना होना लाजमी। ठीक है। अच्छा जी, किधर लिख रहे थे हम? ये हम कर रहे हैं थोड़ी सी समरी। ठीक है। 5 चीज़ों का, 5 कंडीशंस का होना लाजमी, होना सिर्फ ना लिखें, होना लाजमी लिखें। ये 5 चीज़ों का होना लाजमी है और एक कंडीशन का ना होना लाजमी। ऐसे याद रह जाएगी बात थोड़ी सी, वैसे तो स्टैंडर्ड पास भी होते हैं लेकिन चलें। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ जो हमने यहाँ पर पढ़ी थी वो थी कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। याद है कुछ? कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन वो 3 सवाल के थे, बल्कि इनफैक्ट 4 ही कर लिए थे हमने। ठीक है। पहला सवाल हमने किया था जी कि अगर जो प्रॉमिस्ड गुड्स और सर्विसेज हैं मॉडिफाइड कॉन्ट्रैक्ट में, वो डिस्टिंक्ट है और स्टैंड अलोन प्राइस में। हमने कहा था कि पुराना अलग नया अलग। दूसरी एग्जांपल हमने की थी कि जी डिस्टिंक्ट तो हैं लेकिन स्टैंड अलोन प्राइस नहीं है, यानी कि पिछले कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिस्काउंट शायद मिला है, तो हमने कहा था इनको कंबाइन कर लो, लेकिन पहली को छोड़ के डिलीवरी को अगले को हमने रिवाइज कर लिया था। तीसरा हमने कहा था ना गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट हैं ना ही स्टैंड अलोन प्राइस है, तो ऐसी सूरत में हमने कहा था पिछले को भी रिवाइज कर दो, सारा कॉन्ट्रैक्ट एक ही बन गया था। उसमें पिछले की रीस्टेटमेंट भी की थी, और चौथा एक गलती वाला भी कर लिया था। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन इसमें हमने पढ़ी थी। ठीक है जी। उसके बाद एक चीज़ है जी कॉन्ट्रैक्ट कॉम्बिनेशन। एक छोटी सी चीज़ ये रहती है। ठीक है। इसको अब पढ़ते हैं आते हुए। ठीक है ना। पहले एक बार समरी बना ले, मैं येलो करता जा रहा हूँ जो चीज़ें हमने थोड़ी सी, ये कॉन्ट्रैक्ट कॉम्बिनेशन हमने नहीं पढ़ा था मेरे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, ये रहा हुआ है। ये शर्तें भी याद है ना कि ऊपर वाली शर्तें ना भी हों, ये एक्सेप्शंस, ऊपर वाली शर्तें पूरी ना भी हों फिर भी कॉन्ट्रैक्ट कब रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना है। कॉन्ट्रैक्ट में कोई गड़बड़ है कब कर लें? जब पूरा ही परफॉर्म हो जाए, सेलर गुड्स डिलीवर कर दे, पैसे आ जाएं और वो नॉन रिफंडेबल हो, तो जिस दिन वो पैसे आए हैं उस दिन, नॉर्मल रूल से हट के, नॉर्मल रूल तो क्या कहता है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो, लेकिन यहाँ मैंने कहा था नहीं उस वक्त रुक जाओ, जब पेमेंट रिसीव हो जाए नॉन रिफंडेबल फिर रिकॉर्ड कर लो। दूसरी चीज़ ये थी कि नॉन रिफंडेबल एडवांस आया हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देता है कस्टमर, तो जिस दिन टर्मिनेशन हुई उस दिन वो रेवेन्यू, तो ये कंडीशंस भी थी। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट कॉम्बिनेशन जो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये अभी हमारा रहता है ना, देख लो। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। ओके, अच्छा जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बस इसके अंदर और कुछ चीज़ नहीं है, इसके अंदर 5 चीज़ें होना, छठी ना होना, ये अलग किया हमने, फिर 2 एक्सेप्शंस बीच में वो भी हमें याद है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कॉम्बिनेशन है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जी आगे चलते हैं हम, आगे है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3। ये क्या है जी? दूसरा स्टेप क्या है, बोलो दूसरा स्टेप क्या है? सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस को आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई करो, ये वही डिस्टिंक्ट पे जो खपे थे, आइडेंटिफाई सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। ठीक है जी। इसके अंदर बस इससे ज़्यादा अब मैं क्या कहूँ, ये तो बस इससे ज़्यादा कुछ कहने के काबिल ही नहीं है ये बात। डिस्टिंक्ट काफ़ी खपे थे। ठीक है, गुड सर्विसेज विद इन इट सेल्फ भी डिस्टिंक्ट हो और विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कस्टमर भी डिस्टिंक्ट हो, तो फिर जितनी वो गुड सर्विसेज हैं उतनी पीओस। और अगर विद इन इट सेल्फ डिस्टिंक्ट भी हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में डिस्टिंक्ट नहीं है, कि को बहुत सारी इनपुट्स मिलके एक आउटपुट बन रही है, या इनपुट जब आउटपुट को इम्प्रूव कर रही है, बेहतर कर रही है, इनपुट आउटपुट को चेंज कर रही है, तो ये सारी चीज़ें हमारी एग्जांपल्स थी। इसमें हमने कहा था नहीं जी नहीं, ये तो फिर विद इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कस्टमर डिस्टिंक्ट नहीं रही, इसलिए एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बना रहे थे हम उन केसेस के अंदर। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी? डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस, डिटरमिन द, अच्छा ये काम भी हमने कर लिया था। हमने ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमिन करते हुए जिन जिन चीज़ों का ख्याल रखना होता है वो होती हैं जी, ज़रा इधर ले आए, वेरिएबल कंसीडरेशन, कुछ याद है?
वेरिएबल कंसीडरेशन क्या भला, वेरिएबल कंसीडरेशन क्या थी? वो डिस्काउंट मतलब पेनल्टी या नहीं पेनल्टी या इंसेंटिव, जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं ना सवालों के अंदर, हमने कहा था जी कि अगर टाइम पे काम कर लोगे तो आपको इतने पैसे ज़्यादा मिलेंगे और अगर लेट करोगे तो पेनल्टी होगी। और फिर हमने कहा था कि जी अच्छा चांस दिया होता है, अगर दो ही ऑप्शंस हो तो हाईली मोस्ट लाइकली की तरफ चले जाओ वरना एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो। याद आ रहा है? तो एक चीज़ हम इसका ख्याल रखते थे वेरिएबल कंसीडरेशन का। दूसरा हमने बात की थी नॉन कैश कंसीडरेशन। सफाई वाले भाई को हमने क्या कर दिया था जी, हमने अपने शेयर्स ही दे दिए थे। याद आ रहा है? ठीक है। तीसरी चीज़ हमने जिसका ख्याल रखा था वो थी कंसीडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर। हमने कहा था जी हमेशा ज़िंदगी के अंदर हमने ये देखा कि कस्टमर पैसे देता है, सेलर गुड्स ट्रांसफ़र करता है, लेकिन ऐसा भी हुआ था कि सेलर ने गुड्स भी ट्रांसफ़र की थी और कुछ पैसे भी दिए थे। एग्जाम्पल हमने ये ली थी कि जे डॉट वाले मिसाल के तौर पे वो अपनी चीज़ें जो हैं वो मेट्रो में रख के बेचना चाह रहे हैं, तो वो कहते हैं कि जी चलें आपको हम जो है वो शेल्फ वगैरह लगाने के लिए पैसे दे देते हैं। तो ये क्या था कि कंसीडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर था। ठीक है जी। तो इसको कहते हैं जी, ज़रा मुश्किल तरीके से लिखा हुआ है किताब में, मतलब कंसीडरेशन, लेकिन ये आसान इस तरह से हमने कह लिया था, कंसीडरेशन पेएबल बाय सेलर। ठीक है जी, टू कस्टमर। और जो चौथी चीज़ हमने ख्याल रखनी होती है वो होती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वो जो हम कहते थे जी आज कैश आ गया, गुड्स बाद में जानी है, तो कैश को लाइबिलिटी रिकॉर्ड करो और गुड्स के लिए उसको ग्रो करवाओ, लाइबिलिटी को इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करो और गुड्स को फ्यूचर सेल को फ्यूचर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। अच्छा गुड्स आज चली गई हैं, पैसे 2 साल बाद आने, जब सिग्निफिकेंट कंपोनेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट आता था कब, जब 1 साल से ज़्यादा अरसा गुड्स के और कैश के दरमियान रहता था, तो हम कहते थे ये सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है इसके अंदर। ठीक है ना? तो हम फिर इंटरेस्ट इनकम या एक्सपेंस रिकॉर्ड करते थे, तो वो क्या था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अच्छा एक चौथी चीज़, पांचवी चीज़ भी जो है वो नज़र आएगी आपको। ठीक है, वो पांचवी चीज़ हमारे सिलेबस में वैसे नहीं है, मतलब इस कैफ लेवल के ऊपर नहीं है, और वो है एनी कंस्ट्रेंट ऑन वेरिएबल कंसीडरेशन। तो उसको लिखा होना सिर्फ उसका है, बस उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं होगी। ठीक है, ज़रा पॉज कीजिएगा जी। अच्छा जी, तो डिटरमिन करना है ट्रांजैक्शन प्राइस, इसके अंदर हमने ये 4 चीज़ें देखी जो मैं अभी एक बार गो थ्रू भी करवाता हूँ आपको। ठीक है जी। अच्छा उसके बाद एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस थी, एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस। अच्छा अब ट्रांजैक्शन प्राइस की एलोकेशन जो होती है वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंड अलोन प्राइस एंड द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस। ठीक है, और अगर स्टैंड अलोन प्राइस मिसिंग है, इफ मिसिंग, तो फिर हमने क्या किया था, 3 मेथड्स यूज किए थे। 3 ही थे ना? 3 मेथड्स यूज किए थे। एक था मार्केट असेसमेंट, दूसरा मार्कअप मार्जिन, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ज़रा मुश्किल वाला नाम लिखा हुआ था, आपको दिखा दिया था, वो था क्या था जी, चलो ठीक है, और तीसरा था रेजिडुअल अप्रोच। ठीक है, तो यार ये नज़र आएगा तस्वीर में, सही नज़र आ जाएगा ना? हाँ ऐसे ठीक है, या और बड़ा करूँ राइटिंग को, चलेगा काम, थोड़े से तो बच्चे हैं। ठीक है, अच्छा जी ओके, तो बेहतर हो गया। ओके, और उसके बाद जी आखिरी स्टेप आ जाता है, जब ट्रांजैक्शन प्राइस भी एलोकेट हो जाती है तो फिर अगला मसला क्या होता है जी, रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। ठीक है, और रेवेन्यू रिकॉर्ड करना होता है 2 तरह से कर सकते हैं। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 ही है ना जी, देखें ज़रा, 6 में रिकॉर्ड रेवेन्यू लिखा होता है, स्टेप क्या कहता है, रिकॉर्ड रेवेन्यू व्हेन पीओ इज सेटिस्फाइड।
और बच्चों पीओ जो है वो सेटिस्फाई हुआ करती है कभी कभी पॉइंट इन टाइम, जो कि बड़ा कम कम आता है, हमें बड़ा पसंद है, और कभी कभी पॉइंट ओवर टाइम। ओवर टाइम ठीक है। ओवर टाइम में अब आपको पता ही है वो 3 शर्तें जब पूरी हो जाती थी, वो सारी बहस वही है कि या तो साथ साथ सेलर इसको डिलीवर कर रहा है और बायर साथ साथ कंज्यूम कर रहा है, या वो ऐसी गुड सर्विसेज हैं जो वो उसकी प्रेमिसेस में बैठ के दे रहा है, साथ साथ उसको ट्रांसफ़र हो रहा है कंट्रोल, या तीसरी चीज़ वो स्पेशलाइज नेचर की है या उसने कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड किया है और जितना काम कर लेता है सेलर उतने पैसों का हकदार हो जाता है। तो ये 3 शर्तें पूरी हों तो हमने कहा था ये निशानी है सेटिस्फाइड ओवर टाइम की। अगर ये तीनों शर्तें नहीं हैं तो फिर पॉइंट इन टाइम रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। ठीक है जी, ओके। अब इसमें से सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कम्बिनेशन रह गया। ठीक है जी, उसको ज़रा एक नज़र पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर गो थ्रू करते जाते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी, चलें पहले कॉन्ट्रैक्ट कॉम्बिनेशन पढ़ के फिर 3 क्वेश्चंस को ज़रा कंपैरिजन में लाना है और उसके बाद फिर इसको क्लोज कर देंगे। 3 क्वेश्चंस कौन से? एक क्वेश्चन हमने पास पेपर रिसेंट वाला किया था जिसके अंदर हमने वो जब पैसे और रेवेन्यू बराबर नहीं होते तो पैसे ज़्यादा आ जाए तो रिसीवेबल रिकॉर्ड करते हैं, ये कम आ जाए, याद है ना? तो एक क्वेश्चन के अंदर हमने रिसीवेबल रिकॉर्ड किया था और एक क्वेश्चन नंबर 7 किया था जिसमें कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिकॉर्ड किया था। एक तीसरा सवाल और करके ना इन तीनों को कंपेयर करके हम देख लेंगे कि ये कन्फ्यूजन तो कोई नहीं है इसके अंदर अब, ठीक है ना? बाकी फिर देखते हैं कोई और चीज़ रह गई है तो वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट कम्बिनेशन पे। कब बज़ाहिर 2 नज़र आने वाले कॉन्ट्रैक्ट को हम एक तसव्वुर करेंगे? कब बज़ाहिर 2 नज़र आने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स को हम एक तसव्वुर करेंगे? पेज नंबर 324 पे आ जाए। जी, पेज नंबर 324, कॉन्ट्रैक्ट कॉम्बिनेशन, पेज 324। ठीक है जी, अच्छा आ जाए जी पहले पेज 324। वैसे तो पेज 323 पे है तो पेज 323 ही लिखना चाहिए, लेकिन वो ज़रा एग्जाम्पल्स उधर है ना, तो पहले एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं फिर हम वापस आएंगे। ओके जी, एग्जाम्पल, डेवलपर है एक कोई डी, एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल सिक्योरिटी सिस्टम, टू सेल अ सिक्योरिटी सिस्टम टू पीटीसीएल कराची ऑफिस। एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। 3 days लेटर, काफ़ी करीब, इन अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, एक अलग कॉन्ट्रैक्ट में डी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल द सेम सिस्टम टू पीटीसीएल लाहौर ऑफिस। लेकिन अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई कि ये ऑलमोस्ट करीब करीब ही था, उसी दिन या उसके बिल्कुल करीब। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात अगली लाइन में लिखी है, ड्यूरिंग द नेगोशिएशंस डी एग्रीज टू सेल द सिस्टम एट अ डीप बिग डिस्काउंट इफ बोथ ऑफिसेस परचेज द सिस्टम। अब क्या आपको लग नहीं रहा कि ये एक पैकेज डील है? लाहौर ऑफिस को पहले उन्होंने कहा जी कराची ऑफिस को हम सिक्योरिटी सिस्टम बेचेंगे, 3 दिन बाद नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ जी लाहौर ऑफिस को भी हम सिक्योरिटी सिस्टम बेचेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर दोनों सिस्टम आप लेंगे ना तो लाहौर वाला बहुत सस्ता मिलेगा। आपको क्या लगता है ये 2 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हैं? हालांकि लीगल नज़र से देखा जाए तो ये 2 कॉन्ट्रैक्ट हैं, लेकिन IFRS 15 कहता है मेरी नज़र में तो ये निगोशिएट ही क्या हुए हैं एज आ पैकेज जिनका सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, दोनों का काम सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करना है। ठीक है, दोनों करीब करीब ही हुए हैं और एज आ पैकेज हमने ऑफर किया है। कोई एक खरीदे तो हम उसको नहीं ये डिस्काउंट देते, जो ये 2 खरीद रहा है उसी को डिस्काउंट दे रहे हैं, तो फिर ये 2 कॉन्ट्रैक्ट तो ना हुए, ये एक हुआ। Conclusion, D concludes that the 2 contracts should be combined because contracts were entered into at nearly the same time and the contracts were negotiated as a single commercial। ये ऊपर एक शर्त लिखी हुई है, ठीक है ना, शर्त लिखी हुई है जो स्टैंडर्ड में लिखी होती है, ये शर्त वो लिखी हुई जो कंक्लूजन में लिखी हुई है, लेकिन हमने ऊपर डिसाइड देख लो क्या कर लिया। अच्छा बी मतलब अगली एग्जांपल, अ मैरिज हॉल एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ सेमिनार टू बी हेल्ड बाय पीटीसीएल फॉर फॉरेन क्लाइंट्स टू बी हेल्ड इन नवंबर। कहता है जी एक मैरिज हॉल और पीटीसीएल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि आपका नवंबर के अंदर जो फॉरेन क्लाइंट्स आने हैं
उनका सेमिनार आप हमारे पास करें। एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया जी, कॉन्ट्रैक्ट हो गया जी पीटीसीएल का और मैरिज हॉल का। ओके, डेट तो नहीं क्लैश कर जाएगी मैरिज हॉल की? अच्छा, आपकी डेट के साथ। 3 days लेटर, 3 दिन बाद, मैरिज हॉल एंटर्ड इनटू अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ सेमिनार टू बी हेल्ड बाय पीटीसीएल फॉर लोकल क्लाइंट्स टू बी हेल्ड इन दिसंबर। ठीक है, अब देखो पहले उन्होंने कौन सा किया है जी, फॉरेन वाला नवंबर का, और साथ ही 3 दिन बाद फिर दिसंबर वाला भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और अगली बात ये देखो जरा, हम द कंसिडरेशन ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, ये दूसरे वाला है, डिपेंड्स ऑन परफॉर्मेंस ऑफ फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वो कहता है कि जी पैसे इसके तभी मिलेंगे जब पहला कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाएगा। सेलर ने ये कहा, पहला कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो, कस्टमर ये कहा है पहला कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करोगे तो फिर दूसरे के पैसे मिलेंगे। तो कंसीडरेशन पेड जो है, कंसीडर टू बी पेड जो है, वो डिपेंडेंट है ऑन डिलीवरी या परफॉर्मेंस ऑफ अदर कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल आसान मिसाल ले लें अगर, कि आपने जो है वो चलो पहले पढ़ते हैं फिर आसान मिसाल की तरफ आते हैं। फिलहाल सादा एग्जांपल जो सामने पड़ी है, क्या है जी, मैरिज हॉल ने आज एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, ऊपर क्या था पैकेज, ऐसे ही मैरिज हॉल ने आज कॉन्ट्रैक्ट किया है और फिर साथ ही 3 दिन बाद एक और कॉन्ट्रैक्ट किया है, और कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, हम ये दूसरे वाले के पैसे सिर्फ तब देंगे अगर पहले वाला परफॉर्म हो गया। ठीक है, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट एसेट वाली साइड से आप ना सोचें ना, उसके अलावा सोच कर बताएं मुझे कि आपके ख्याल के अंदर क्या ये एक ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कंक्लूजन पढ़ो, मैरिज हॉल कंक्लूड्स दैट 2 contracts should be combined because the contracts were entered into at nearly the same time and the consideration of one contract depends on performance of other। दूसरा परफॉर्म करोगे तो पैसे मिलेंगे। ठीक है ना, तो उन्होंने कहा कि ये एक ही पीओ है, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा तो पीओ भी एक ही बन जाएगी। बात समझ रहे हो? ठीक है, अच्छा तीसरी एग्जांपल, A software company enters into sale of accounting software to customer B। Let's say कॉलेज वालों को एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने आगे कहा हम आपको अपना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बेचते हैं, बेच दिया, एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। मसला ये होता है यहाँ इन केसेस में मसला ये होता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट एक हो गया, तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इन्होंने सॉफ्टवेयर बेच दिया, एंटर्स इनटू सेल ऑफ एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टू कॉलेज। ठीक है जी, अब कॉलेज वालों ने फिर फ़ोन किया, भाईजान ये सॉफ्टवेयर तो होटल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, इसमें तो डिशेज आ रही हैं और ये हमने तो कॉलेज में चलाना है। वो फिर वापस आए, 3 दिन बाद आए और एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें एस एग्रीज टू प्रोवाइड कंसल्टिंग सर्विसेज टू सिग्निफिकेंटली कस्टमाइज द सॉफ्टवेयर टू फंक्शन इन दीज। कॉलेज के आईटी इन्वायरमेंट के अंदर ये सॉफ्टवेयर चल ले, इसके लिए एक नया कॉन्ट्रैक्ट करके सिग्निफिकेंटली, जाहिर सी बात है, मैंने कहा एक होटल मैनेजमेंट है और दूसरा कॉलेज के अंदर वो चलाना है तो सारी कोडिंग ही बदलनी पड़ जाएगी। तो उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था जी हम आपको ये आपको सॉफ्टवेयर बेचते हैं। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट क्या किया कि जी इसको हम ऐसे कस्टमाइज़ करेंगे कि ये आपके आईटी इन्वायरमेंट में चल जाए। ठीक है ना, इसको अलग सोचना है उनसे, वो इसीलिए अलग पढ़ाया जा रहा है। वो पीओस के तौर पे जब हम चीज़ें सोच रहे थे ना, वो दूसरा एंगल भी होता है ना। ठीक है, वो तो पीओस को हम एक कॉन्ट्रैक्ट हो उसमें पीओस एक से ज़्यादा हो सकती हैं, वो अलग है, वो फिर बाद में डिस्टिंक्ट देखेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक है, कॉन्ट्रैक्ट एक है। अब अगली बात हम देखेंगे कि इसमें डिस्टिंक्ट हैं या नहीं है ये दोनों। अगर डिस्टिंक्ट हुए तो पीओस 2 हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक कर दिया। अब डिस्टिंक्ट वाला रूल बाद में लगाएंगे, अगर डिस्टिंक्ट हैं तो फिर पीओ एक से ज़्यादा, अगर नहीं तो फिर पीओ भी एक। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट 2 हैं, ठीक है, लेकिन कंबाइन कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक बना रहे हैं और आपस की बात है। इनमें तो सवाल पैदा हो रहा था ना कि कॉन्ट्रैक्ट बेशक एक कर लो, पीओस 2 हैं, और एक कॉन्ट्रैक्ट में 2 3 4 5 10 सीपीओस भी हो सकती हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, तो पीओ 2 हैं, इसमें नजर आ रहा है एक कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन पीओ शायद 2 हैं। मैं उस तरफ बहस में जा नहीं रहा, वैसे वो डिस्टिंक्ट अलग से रखो। ठीक है ना, यहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट कंबाइन कर दिए। देखो कॉन्ट्रैक्ट कंबाइन क्यों किए, क्योंकि करीब करीब हमने इनको किया है और ये एज अ पैकेज है। कंबाइन क्यों किए, करीब करीब किए हैं और एक की पेमेंट दूसरे की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है, कंबाइन कर दो। ठीक है, सही है, लेकिन आगे चल के फिर हमने डिस्टिंक्ट का रूल लगा के देखना है कि पीओस कितनी है। कॉन्ट्रैक्ट एक है, पीओ एक से ज्यादा भी हो सकती है, एक से ज्यादा होगी तो उसके हिसाब से रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो केस है बड़ा खूबसूरत केस है, इसमें हम तो कॉन्ट्रैक्ट भी कंबाइन कर देंगे और फिर साथ ही आपको नजर आएगा इसमें पीओ भी एक ही नजर आ रही है।
वो डिस्टिंक्ट वाला रूल लगता नजर आएगा, लेकिन डिस्टिंक्ट वाली साइड से उसको सोचना नहीं है, पीओस की तरफ से सोचना ही नहीं है। पीओस एक से ज्यादा आइडेंटिफाई करने के लिए डिस्टिंक्ट वाले रूल हैं वो अलग ही रखने हैं, ठीक है ना। इनको बस एज अ रूल ये अलग ही देखने। कब कब आप कॉन्ट्रैक्ट को कंबाइन करेंगे जी? कब करेंगे जी? जब निगोशिएट हो एज अ सिंगल पैकेज, एज अ पैकेज, या जब ये हम इसको जो कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को, उसकी पेमेंट जो है वो डिपेंड कर रही हो प्राइस और परफॉर्मेंस ऑफ अदर। कंसीडरेशन टू बी पेड इन वन कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन प्राइस और परफॉर्मेंस ऑफ अदर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स आर निगोशिएटेड एज अ पैकेज विद सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव सेम है, ठीक है। इधर क्या था? दोनों का काम सिक्योरिटी देना। इधर क्या है जी? इधर क्या है? कंसीडरेशन एक की दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही, काम तो सेम सी लग रहा है, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा कि कॉन्ट्रैक्ट्स एक कर लो। अगली बात फिर पीओ कितनी है उसके लिए डिस्टिंक्ट वाले रूल पे जाएंगे, ठीक है। यहां पे आए, कॉलेज वालों के पास सॉफ्टवेयर वाले आए, उन्होंने कहा आपको सॉफ्टवेयर बेचते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। 2 दिन बाद कॉलेज वालों को अंदाजा हो ये सॉफ्टवेयर तो यहाँ नहीं चलेगा। उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी हम आ रहे। तीसरे दिन आए, आके एक नया कॉन्ट्रैक्ट किया। नया कॉन्ट्रैक्ट करके क्या कह रहे हैं? हम आपको ऐसे सॉफ्टवेयर चेंज कर देंगे कि ये आपके IT इन्वायरमेंट में चल जाए। मेरा सवाल, क्या इस कस्टमाइजेशन के बगैर ये सॉफ्टवेयर चल सकता है कॉलेज में? तो फिर ये तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ही एक है भाई। आप तो 2 कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, हम तो कह रहे हैं 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस नहीं है। ये तो एंटर्ड इनटू एज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। सॉफ्टवेयर चल ही नहीं सकता अगर कस्टमाइजेशन ना हो तो, ठीक है। तो कंक्लूजन पढ़ो जरा। As determines that the 2 contracts should be combined because they are entered into at nearly the same time with the same customer and the goods or services in the contract are a single performance obligation. Goods services है ही क्या? Single performance obligation, ठीक है। तो फिर तीसरा केस क्या बनता है जी? सिचुएशन जब हम 2 कॉन्ट्रैक्ट्स को कंबाइन करेंगे, द गुड सर्विसेज प्रॉमिस्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी, आर आ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ठीक है जी, सही है। तो 3 सूरतों के अंदर आपने बज़ाहिर 2 या 2 से ज़्यादा नजर आने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स को कंबाइन करके एक बना लेना है। नंबर 1, जब वो एज आ पैकेज एंटर किए जाएं, कमर्शियल ऑब्जेक्टिव सेम है। दूसरा, जब एक कॉन्ट्रैक्ट की कंसीडरेशन, पैसे डिपेंड कर रहे हो परफॉर्मेंस ऑफ अदर पे। और तीसरा, जब कॉन्ट्रैक्ट्स एज आ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एंटर हो तो कॉन्ट्रैक्ट एक कर लो। अब उसके बाद फिर यहाँ पे तो उन्होंने खुद ही बता दिया परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक है। यहाँ पे हम डिस्टिंक्ट वाले रूल लगा के देख लेंगे। मुझे तो दोनों में डिस्टिंक्ट नजर आ रहे हैं, ठीक है। दोनों अलग अलग पीओज हैं, विद इन इटसेल्फ जो है वो डिस्टिंक्ट है, और दूसरा उसकी वजह से असर भी नहीं ले रहा। तो शायद जब ये वाला सिक्योरिटी सिस्टम दे देंगे कराची वाला, इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। जब लाहौर देंगे इसका रिकॉर्ड करेंगे। जब ये वाला फंक्शन करवा लेंगे फॉरेन वाला, इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। और जब लोकल वाला कराएंगे तो उसका रिकॉर्ड कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर जब तक चल ना जाए तब तक ना सॉफ्टवेयर का रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन इस बहस में ना जाए, पता नहीं मैं क्यों जा रहा हूँ इस बहस में, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कम्बिनेशन है जी, ये हमारा रहता था, अब ये हो गया, ठीक है। ये पैरा 17 है, आप हाईलाइट करेंगे तो याद करने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ समझने की जरूरत थी। लिखा हुआ है यहाँ पे, द कॉन्ट्रैक्ट्स आर निगोशिएटेड एज अ पैकेज विद अ सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव। इन एग्जाम्पल्स को छोड़ो, अब ये नहीं, यहाँ से ब्रिक्स एग्जाम्पल बिलो कोई नहीं है, ब्रिक्स एग्जाम्पल वो चेंज हो गई है, ठीक है। पेमेंट ऑफ लैपटॉप, ये भी छोड़ो, अब नीचे आ गई दूसरी। और इसके नीचे कोई एग्जांपल तो नहीं लिखी है ना, चलो ठीक है जी। द एंटिटी मस्ट कंबाइन 2 or more contracts entered into at or near the same time with the same customer or related parties and treat them as a single contract if one or more of the following conditions are present. Number 1, contracts are negotiated as a package with a single commercial objective. कमर्शियल ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा, वो जैसे हमने बात की थी कि जो भाई ने आके कहा था कि मैं बाथरूम बना दूंगा, पता नहीं रेड बिल्डिंग तक कौन, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे वो अलग अलग भी कर ले, वो कहे जी मैं ये मटेरियल लेके आऊँगा, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जी मैं बाथरूम भी बना दूंगा, ठीक है। तो हम कहेंगे यार ये तो फिर पैकेज ही है, ठीक है। बाथरूम के पैसे शायद ज़्यादा ले रहा है, मटेरियल का सस्ता दे रहा है, तो वो पूरी कहानी खैर देखनी पड़ेगी उस हिसाब से। बहरहाल सादा बात, 2 या 2 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स को कंबाइन कर लेना है। अगर वो किसी एक दिन किसी एक कस्टमर के साथ ही या उसकी रिलेटेड पार्टी के साथ हो, या करीब करीब, उस दिन ना हो उसके करीब करीब हो, लेकिन क्या हुआ हो, ऐसा पैकेज निगोशिएट हुए हों, कमर्शियल ऑब्जेक्टिव सेम रखा हुआ हो, मतलब हो उसका, और कंसीडरेशन टू बी पेड इन वन डिपेंड्स ऑन प्राइस और परफॉर्मेंस ऑफ अदर। और तीसरा,
गुड सर्विसेज प्रॉमिस्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट आर अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ठीक हो गया जी, बस सही है। ये नीचे वाली एग्जाम्पल तो खैर वही बन रही, बस ये चीज़ें याद रखनी थी। ठीक है, चलें आप ज़रा गो थ्रू करते चलें इसको, लेकिन उससे पहले एक हैंडसेट की, बल्कि एक हैंडसेट की एग्जाम्पल है, ज़रा ये जल्दी से कर लें। ये होमवर्क में दिया था आपको, ये बोलो, ये सवाल किसी ज़माने में होमवर्क में दिया था शुरू के अंदर। पेज नंबर है 321, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 पेज 321 करवा के उसके बाद फिर हमने क्या करना है, वो ज़रा बताना, वो जो रिसेंट पास पेपर कौन सा था जी? 13 है जो हमने किया था, जिसमें एंड पे रिसीवल बुक किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 था, ये कौन से पेज पे था? वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर टाइम वाला, वो जिसके अंदर हमने कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिकॉर्ड किया था। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर टाइम करो ना, पेज 360 ज़रा चेक करो, ये वही सवाल है, 7 ही है इसके ऊपर, देखते जाओ साथ साथ। तुसी भी खोल लो पाइन, कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं पढ़ा, टेंशन क्यों ले, लेट आए हो तो हमने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक जी। और साथ ही हाँ चलो इधर प्लस की बजाय वर्सेस डाल देते हैं। पहले मैं ये एग्जांपल करवा देता हूँ, फिर इन 3 सवालों को हम कंपेयर कर लेंगे, ठीक है ना। और पेज नहीं निकलता वो वाला तो कोई बात नहीं, वो फिर मैं सही करवा दूंगा, पहले वहाँ पहुँचे तो सही, सवाल तो ओपन करना ही है ना। सबसे पहले तो एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको करवाऊंगा, पास ऑफ 13 किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 किया हुआ है। जब एग्जाम्पल 2 कर लेंगे तो फिर इन दोनों के साथ कंपेयर कर लेंगे। ये ऐसे ही मसला ना दिमागों में बच्चे को अड़ा हुआ था, क्वेश्चन भी आ रहे थे, 1-2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। तो उस हिसाब से फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके ऑन यकम जनवरी 14, ये हमने ना पहले दिन जब एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस की थी ना ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस, तो उसके अंदर ये सिर्फ एलोकेशन के लिए जो होमवर्क था वो आपको, मतलब होमवर्क मैंने दे दी थी कि ये कर सकते हैं आप, ठीक है ना। अब इसको देख लेते हैं, ज़रा पढ़ें। मुझे पता कर लिया, लेकिन इसकी एंट्रीज नहीं की हमने। आपने कर ली होंगी, मैंने नहीं की अभी, और मैं फिर जाहिर है आप कर भी ली होती तो दोबारा एक दफ़ा इसको देख के इसको कंपेयर करवाता ना। आप ज़रा जल्दी से पढ़ें, मैं ताकि बाकी चीज़ें सामने ओपन करके रख लूँ फॉर पर्पज़ ऑफ कंपैरिजन। बाद में ही करेंगे यार, अक्सर ऐसा होता है वो वापस इधर ही आ जाता है, तो पहले सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद फिर खोलते हैं जी। ऑन यकम जनवरी 14, जी बच्चों, ऑन यकम जनवरी 14, उमर एंटर्स इनटू अ 12 month पे मंथली कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ मोबाइल फोन। द कॉन्ट्रैक्ट इज विद मोबिलिंक एंड टर्म्स ऑफ प्लान आर, उमर रिसीव्स अ फ्री हैंडसेट ऑन यकम जनवरी 14। उमर पेज अ मंथली फीस, मोबाइल मुफ्त में मिल गया। मुफ्त कुछ नहीं होता दुनिया में, याद रखना, मुफ्त सब कुछ आखिरत में मिलना, ठीक है ना। यहाँ पे सब कुछ वो कह रहे हैं मुफ्त, लेकिन होगा नहीं मुफ्त। असल में मोबाइल कौन मुफ्त दे रहा है, वो जाहिर सी बात है, वो पैकेज जो उन्होंने बनाया है उसमें मोबाइल के पैसे भी निकालेंगे और सर्विसेज के भी निकालेंगे वो, ठीक है। अच्छा, बहरहाल उमर को क्या लग रहा है, मोबाइल फ्री है, और उमर पेज अ मंथली फी ऑफ 200 विच इंक्लूड्स अनलिमिटेड फ्री मिनट्स। उमर इज बिल्ड ऑन लास्ट डे ऑफ द मंथ एंड ही पेज द बिल ऑन 5th of next month. Customer may purchase the same handset 500 standalone price of mobile आ गई without payment. They may also enter into a plan without handset, in which case plan cost them 175 per month. तो इंटू 12 करें तो 2100, यानी कि ये आ गई हमारे पास मार्केट प्राइस। यानी अगर कोई बंदा अकेला जाकर सिर्फ मोबाइल ख़रीदे तो 500 का मिलता है विदाउट दिस पैकेज, ठीक है। और कोई बंदा सिर्फ सर्विस लेने चला जाए कि जी मेरे पास अपना मोबाइल मौजूद है, तो उसको हम पर मंथ 175 का ये पैकेज देते हैं। तो इसके साथ हमने क्या डन कर लिया जी, 200 हर महीने तुम दोगे, और बिल हम करते हैं आखिरी दिन जो महीना गुजर जाती है। सर्विसेज पहले दे लेते होंगे ना पोस्ट पेड की तरह से, ठीक है।
हम मोबिलिंग है, मोबिलिंग के एंड से सोचना है, ठीक है। तो सर्विस देने के बाद हम उसको बिल भेजते हैं और फिर वो अगले महीने की 5 तारीख को पेमेंट कर देता है। अब चलें ये वर्किंग तो ज़रा देख लेना, ये तो की हुई है, बाकी इसको छुपा लेते हैं, इसको ज़रा साइड पे कर दें। और इतनी सी बात, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 2 हैं, बोलो। स्टैंडर्ड प्राइसेस 500 और 2100 आपने निकाली, ठीक है। और 2400 कैसे निकला है, वो कह रहा है जी 12 मंथ पे मंथली कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें उमर पेज अ मंथली फीस ऑफ 200। तो इस हिसाब से ट्रांजैक्शन प्राइस फिर कितनी निकल आई, 12 महीने इंटू 200, 2400। तो ये 2400 ट्रांजैक्शन प्राइस थी ना, ठीक है। तो ये 2400 आपको यहाँ नज़र आ रहा है। अब इस सिचुएशन पे जब हम आ जाते हैं तो उसके बाद फिर क्या होता है आपको पता है, एलोकेशन हो जाती है। तो हमारे पास आ गई एलोकेशन 462 मोबाइल का रेवेन्यू और नेटवर्क का 1938। तो ये रेवेन्यू तैयार करके रख लिया हमने, बना के रख लिया, ठीक है। अच्छा, अब आज 1 जनवरी है, ऐसे ही है ना, मतलब वैसे आज 1 जनवरी नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट में, 1 जनवरी 14 पे, ठीक है ना। तो आज 1 जनवरी है और आज उमर भाई ने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट किया है उस दिन उमर भाई को मोबाइल मिल जाना है, ठीक है। तो मोबिलिंक वाले रेवेन्यू ऑफ मोबाइल रिकॉर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो सेटिस्फाई कर दी। कितना निकाला था जी अभी, 462। तो रेवेन्यू ऑफ मोबाइल 462 रिकॉर्ड कर लिया इन्होंने। अब अगली बात, रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लें, क्यों? मोबाइल के पैसे आ गए, अभी तो 1 रुपया नहीं आया। नहीं, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिलहाल मुझे बताओ, पैसे आ गए? अच्छा, पैसे आने हैं तो फिर रिसीवेबल हुआ, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ रिसीवेबल लिखूँ तो गलत है शायद। ज़रा डीप डाउन जाकर सोचो, क्या ये मोबाइल के पैसे सिर्फ वक्त गुजरने के साथ साथ मिल जाने हैं, कुछ भी ना करने पर? ये असल बारीक नुक्ता है जो इन तीनों सवालों में अब हमने फ़र्क करके देखना है। बात समझे हो? ये मोबाइल के पैसे प्लस 1 महीने की सर्विस के पैसे, यानी उसमें कुछ मोबाइल के भी आया करेंगे, ठीक है ना। यानी फिर अगले स्टेप पे बाद में चलते हैं। ये मोबाइल के पैसे हम इसको एज एन अनकंडीशनल राइट टू रिसीव हम रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते। ये बात से मुत्तफिक हो रहे हैं बेटा आप लोग? ये बात समझ आ रही है? क्या ये रेवेन्यू ऑफ मोबाइल जो रिकॉर्ड किया, मोबाइल वाला 462, क्या मैं आज रिसीवेबल कह दूँ? क्या मैं कुछ भी ना करूँ तो ये मुझे रिसीव हो जाएगा? ये कब रिसीव होंगे पैसे? उसको तो उसने तो भाईजान उसने तो मुफ्त में मोबाइल लिया है, उसको तो पता ही नहीं है कि इसके पैसे भी हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो उससे आपने ये मोबाइल के पैसे कैसे रिकवर करने हैं? सर्विसेज दे के आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। हर महीने का सर्विसेज देकर बिल भेजते हैं, उसके अंदर कुछ पैसे मोबाइल के भी रिकवर कर रहे हैं। इसका मतलब ये मोबाइल वाले पैसे रिसीव करने के लिए आपको 12 महीने की सर्विसेज देनी पड़ेगी, तभी 12 महीने के बिल भेजेंगे और उसमें कुछ ना कुछ पैसे इसके भी रिकवर हो जाएंगे। ये बात समझ आ रही है भाई? ये बात आपको समझ आ रही है भाई? पक्की बात है, सबको समझ आ रही है बात? तो इसका मतलब मैं आज रिसीवेबल की बजाय क्या रिकॉर्ड कर लूँगा, कॉन्ट्रैक्ट एसेट। रिसीवेबल रिकॉर्ड कर सकता हूँ या नहीं? क्यों नहीं रिकॉर्ड कर सकता? क्योंकि ये जो रेवेन्यू मोबाइल का है, ये उसको तो बेचारे को पता ही नहीं है। उसने तो ये बात ही नहीं कि मैंने मोबाइल के पैसे देने। बात समझिए, डीप डाउन जाएगा। उसने क्या कहा है, मैंने मोबाइल के पैसे देने। उसने आपने क्या कहा, यार मोबाइल तुम्हें फ्री, मोबाइल तुम्हें फ्री, हर महीने 200 का बिल आएगा, बस वो भरी जाना, मोबाइल फ्री। और 200 रुपए के अंदर, हम यूं कह रहे हैं 200 रुपए के अंदर सारा महीना लातादाद कॉल्स करो, ठीक है। तो वो कहे, मिसाल के तौर पे कह भी देता है वो, वैसे 175 का भाई मोबाइल भी तुम्हें फ्री दे रहे हैं, ऐसे लोग कह भी देते हैं, ठीक है ना। तो सादा बात, हम उनसे क्या कहा, मोबाइल फ्री और हर महीने बिल आएगा 200 का सर्विसेज का। उसको तो ये कहा है, लेकिन असल कहानी तो ये थी कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस 2 हैं, मोबाइल भी देना है और सर्विसेज भी देनी है। तो रेवेन्यू मोबाइल का इन टाइम रिकॉर्ड करना था क्योंकि वो डिलीवर हो गया है, और सर्विसेज जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन मसला ये है कि आज जो हमने मोबाइल बेच दिया उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, क्या इसका रिसीवेबल रिकॉर्ड कर सकते हैं? उसकी वजह सिर्फ ये है कि अभी कंडीशन, छुपी हुई कंडीशन है लेकिन अटैच्ड है। अगर आप सर्विस देना बंद कर दें तो वो बिल देना बंद कर देगा।
कॉन्ट्रैक्ट में कहीं ये नहीं लिखा मोबाइल वापस करेगा। आप सर्विस देना बंद कर दें, वो बिल नहीं देगा। आप कोर्ट में लेके जाओगे, कहेगा जी देखें मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या किया उन्होंने कहा था मैं सर्विस देंगे और 200 रुपये बिल लेंगे, कोई सर्विस नहीं दी उन्होंने मुझे इस महीने और बिल भेज दिया, मैं तो नहीं दे रहा जी बिल। कोर्ट क्या कहेगा, हाँ सही कह रहे, उन्हें सर्विस देंगे तो बिल लेंगे ना। क्या मतलब, ये पैसे रिकवर कब होंगे, जब सर्विसेज दी जाए। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे 31 जनवरी आया, 31 जनवरी को 1 महीना सर्विसेज दे ली इन्होंने, ठीक है। अब जब 1 महीना सर्विसेज दे ली हैं तो उस 1 महीने की सर्विसेज का रेवेन्यू रिकॉर्ड करें, रेवेन्यू, ठीक है जी, रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं सर्विसेज का। अब मुझे बताएं, सर्विसेज 1 महीना दी हैं, ये तो पूरे 12 महीने की सर्विसेज का हमने इकट्ठा 1938 निकाला हुआ, ऐसे ही है। तो 1938 को 1/12 कर दें, बोलो जी कितना, 162। अब मुझे बताएं, हमने 31 जनवरी को जब ये सर्विसेज दे ली तो हमने उसको बिल भेज देना है। क्या लिखा हुआ था, उमर रिसीव, अच्छा ये कहाँ लिखा हुआ, बिल्ड ऑन बिल्ड, हाँ ये ढूंढ रहा था, उमर इज बिल्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो लास्ट डे ऑफ मंथ पे हम जो उसको बिल भेजेंगे, अब उसको हमने क्या कहा हुआ है, यार महीने के बाद तुम्हें 200 का बिल देना है। अब महीने का जब एंड आया है तो जो 200 का बिल भेजेंगे, अब उसको रिसीवेबल कह सकते हैं, वो रिसीवेबल है, ठीक है जी। वो कितना है, 200। अब एंट्री नहीं बैलेंस हो रही, मतलब थोड़ा सा मोबाइल के पैसे भी हमने रिसीवेबल बनाए थे, जो कॉन्ट्रैक्ट से बनाया था उसको रिसीवेबल में डाल दिया, ठीक है ना। 38 ये बैलेंसिंग, इसको तोड़ के लिख लें। आप यूँ कह सकते हैं 162 का हमने सर्विस का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है, इसके साथ कोई कंडीशन अटैच नहीं है, रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट 162, और 1 महीना सर्विस दे ली ना, तो अब मोबाइल का रेवेन्यू सारा रिकॉर्ड हो चुका हुआ है। ये ना कहना मोबाइल का रेवेन्यू ओवर टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो नहीं ओवर टाइम लेके जा रहे, ठीक है। लेकिन जो कंडीशन थी रिसीवेबल बनने की, वो कुछ ना कुछ 1/12 मीट हो गई है ना, ठीक है। आप 462 को 1/12 करें जरा, 462 को, वैसे ही बाय द वे 462 को जरा 1/12 करें, मतलब वो राउंड किया हुआ है ना आपने, इधर से राउंड किया तो ये 30, मतलब समझ आ रहा है। यानी आप रेवेन्यू नहीं, ये रेवेन्यू नहीं 12 महीने पे रिकॉर्ड, मैं बार बार कह रहा हूं, रेवेन्यू मोबाइल का हमने उसी वक्त रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि कंट्रोल ट्रांसफर हो गया था, लेकिन शर्त थी कि सर्विस दोगे तो ये पैसे भी रिकवर होंगे, ये छुपी हुई शर्त थी। तो 1 महीना शर्त पूरी हो गई ना, तो 1 महीना रिसीवेबल हो गया, और रिसीव भी हो जाना है 5 दिन बाद। 5 दिन बाद क्या होगा, अगले 5 फरवरी को अगले ने आके पैसे भी दे देने, शरीफ आदमी है, ठीक है। तो कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, ठीक है बच्चों, कितना 200 पूरा। अब इसमें 162 हमें सर्विसेज का मिल गया और 38 मोबाइल का भी रिकवर हो गया। ऐसे ही 12 बिल भेजेगा मोबिलिंग, 12 बिलों के अंदर सर्विसेज के पैसे भी ले लेगा और अल्टीमेटली मोबाइल के भी। सिर्फ क्वेश्चन इस वक्त ये था, यहाँ 1 जनवरी पे रिसीवेबल क्यों नहीं रिकॉर्ड किया, कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्यों रिकॉर्ड किया, क्योंकि ये कंडीशनल राइट है। नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन आपने डीप डाउन जाकर सोचा इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्टेक्स्ट बता रहा था कि जी ये तो कंडीशन है, कैसे नहीं है, ये पैसे रिसीव हो ही नहीं सकते अगर सर्विसेज ना दें, और सर्विसेज देनी है अगले 12 महीने फैला के, तो आज कैसे इसको मैं रिसीवेबल कह लूँ। यहाँ तक को मसला। चलो, ये हो गया पहला सवाल। एक और भी ओपन कर लेते हैं। ओहो, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7, पीओ सेटिस्फाई ओवर टाइम वाले रेवेन्यू के अंदर वो आना पड़ेगा हमें। पेज नंबर कौन सा बताया था आपने भाई, मुझे लग रहा है मैं करीब पहुंच गया, आसार तो ये बता रहे हैं, आ गया। ये देखें, इसका सलूशन है यहाँ पर हमारे पास, ये शुक्र है, ताकि मैं इसको यूं कंपेयर कर सकूं। वो मुझे ना सलूशन तो वहाँ बोर्ड पे किया था ना, फिर वो नजर ही नहीं आना था, ठीक है ना। इधर देखो जी, अच्छा अब यहाँ पे क्या हुआ, आर ए एडवांस लिया था 3 लाख, तो ठीक है, पहले साल के एंड पे इतना काम हो गया,
18 लाख का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया। काम जितना हो गया, पीओ सेटिस्फाई होगी, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया। एडवांस आया हुआ था, उसे रिवर्स किया, पैसे अभी भी कम आए। अब काम ज़्यादा हो गया, पैसे अभी कम आए हैं, तो कुछ रिसीवेबल बनता है। अब इस दिन हमने इस रिसीवेबल को कॉन्ट्रैक्ट एसेट बनाया था, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा सवाल भी देख लेते हैं। चलो, पास पेपर 13 का सोल्यूशन, क्योंकि वो सवाल किए हुए हैं ना, जो नहीं किया था वो भी करवा दिया। पास पेपर 13 का सोल्यूशन कहाँ पे है? पेज नंबर बता दो, तब तक वैसे मैंने वैसे ही पहुंच जाना, डायरेक्ट पहुंचाते ही नहीं हूँ आप लोग। मज़ा आए वहाँ पे, एंट्रीज हो ही ना हैं, मतलब मैंने कहा हो सकता डिस्कशन वाला हो जी। अच्छा, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन कहाँ पे जाके लड़ाई हुई थी? ये पार्ट 2 था असल में, ये देखें जी, ठीक है। यहाँ पे वो निशान निशून बड़े लगे हुए हैं, निशान इसलिए लगे हुए थे कि आपने ना क्वेश्चन 7 ताज़ा किया था, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे रिसीवर लिखा आप लोगों ने पकड़ लिया। तो बहरहाल कुछ बच्चों को क्लियर हुई बात, कुछ को नहीं हुई, इसलिए दोबारा की जा रही है ये बात, ठीक है ना, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे बहुत अच्छे गायब हो गया था ये रहा। अच्छा, ये एडजस्टमेंट ज़रा पढ़ा है, ज़रा एडजस्टमेंट पढ़ लें ये वाली। मैं तो कहता हूँ एक और ओपन कर लेते हैं, फिर ये वाला बंद कर देना, याद से मुझे याद करा देना। वैसे तो आपको याद होना चाहिए था सवाल, हैं? याद हो गया? नंबर 2, ये कितना प्यारा सवाल था। पहला मैंने कहा था मॉडिफिकेशन है, किसी ने किया घर पे? नहीं, हो गया था ना, इजी था ना। अच्छा, इजी मार्क्स भी होते हैं परिचय में। अच्छा, और 7 नंबर उसके थे, 9 इसके थे, तो इतनी भी कोई नहीं मुसीबत पड़ी हुई थी। अब जब देखो, हमने कहा था हार्डवेयर तरतीब 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 से चलते हैं। गया मोबाइल वाला, इतने ओपन करोगे तो ऐसे ही होगा। चलें फिर चलते हैं वो। हमने कहा था हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, ये तो एक हो गया ना, ये डिलीवर करेंगे, हम आपको अपग्रेड्स देंगे और नेक्स्ट वर्जन की, और मेंटेनेंस देते रहेंगे, ठीक है। प्रिंटर जब डिलीवर किया, इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया, जो एडवांस आया था ना, प्रिंटर डिलीवर किया, इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया। क्या हमने सारी सर्विसेज आज दे ली? इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्या हमने सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर लिया है, मतलब वर्जन तैयार हो गया, वो तो भी बना ही नहीं, जब बनेगा तब देंगे, इसका भी रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हो सकता। अब रेवेन्यू बनता था 32,730, ठीक है, और रेवेन्यू 20,000 और 12,000 आया कितना? 32,000। मैं राउंड करके बोल रहा हूँ, ठीक है ना, राउंड छोड़ो बल्कि पूरे बोलो। 32,730 बनता था, 32,000 अभी आया है। ये सारे प्रिंटर डिलीवर कर दिए ना, ठीक है। तो सारी लाइबिलिटी आपको जी, लाइबिलिटी कुछ आई है कुछ नहीं छोड़ो, बस लाइबिलिटी, अगर पैसे अगर ज़्यादा हैं फिर मसला आता है, मतलब पैसे ज़्यादा आ गए, ठीक, पैसे कम पड़े सारी लाइबिलिटी ख़त्म कर दो, जितना काम कर लिए वो भी उसी से ही लेने थे ना। तो हमने कहा जी 32,730 आना था, 32 आया है। अब बाकी 730 जो है वो क्या डिपेंडेंट है ये सर्विस देने पर? क्या वो डिपेंडेंट है इस सॉफ्टवेयर अपग्रेड को नेक्स्ट वर्जन पे ले जाने के लिए? ऐसी कोई बात सवाल के अंदर लिखी हुई नहीं थी कि आपको पैसे मिलेंगे ही नहीं भाईजान प्रिंटर के जब तक आपने नेक्स्ट वर्जन नहीं करके देना। कुछ नहीं मिलेंगे, आधे नहीं मिलेंगे, इतने नहीं मिलेंगे, या आपको पैसे मिलेंगे ही नहीं अगर आपने मेंटेनेंस सपोर्ट सर्विस ना दी, ठीक है। ना छुपी हुई कोई बात थी, ना बाहिर को बात नजर आ रही है, तो हमने फिर चुप करके क्या रिकॉर्ड कर लिया था यहाँ पर, इसी, ठीक है। अब चलते हैं बाकी दोनों सवालों की तरफ। अब वो बहुत दूर चला गया यार, हिल जाता है ना, एक तो ये बड़ा मसला होता है। मैं जाना चाह रहा हूँ अपने मोबाइल वाले पे,
करीब ही होना चाहिए था। पेज 3 ये। अच्छा, अब वो बात समझ आ गई। हमने प्रिंटर डिलीवर कर दिए, हमने अपग्रेड करना है नेक्स्ट वर्जन पे, हमने सर्विसेज देनी। क्या लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में कि आपको वो सर्विसेज के पैसे या वो अपग्रेड, वो तो वैसे ही हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ फ्री मिलनी है, लेकिन कहीं पे वो मजबूरी नहीं है हमारे लिए कि हमने जो है वो प्रोवाइड करना ही करना है, तभी जाके ये पैसे मिलने हैं। पैसे तो हम अपनी तरतीब से, पैसे तो डेट वाइज वैसे रिसीव कर रहे हैं, इतने इस दिन आ गए जी, इतने इस दिन आ गए जी, इतने इस दिन आ गए। तो वहाँ पे हमने कहा था कोई कंडीशन अटैच नहीं है, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो। लेकिन जब इस सवाल पे आए तो इस सवाल के अंदर मोबाइल के पैसे रिकवरी तब होने थे जब हर महीने बिल जाता। अगर सर्विस देना रोक दो, बिल जाना रुक जाएगा, ये पैसे नहीं आएंगे। इसका मतलब ये रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा था। तीसरा हमारा सवाल था ये, इधर भी वही ओपन हो गया, हर तरफ वही ओपन हो गया। इसका मतलब बाकियों को कह रहा है जी क्लोज कर दें, फ़ायदा कोई नहीं। चाहा तो यही था कि सामने आमने हो, लेकिन इसने नहीं मेरी मानी। ये रहा। अच्छा, अब इस कॉन्ट्रैक्ट में बताए बात क्या थी। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसने लिखा था कि आपको कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन में कहता है प्राइस ऑफ 1 यूनिट 3 लाख है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन है 31 दिसंबर पर, ठीक है, और एंटिटी ईयर एंड भी 31 दिसंबर है, कंस्ट्रक्शन इतनी कंप्लीट हो गई है। आगे कहता है द कस्टमर पेज 10% नॉन रिफंडेबल एडवांस, कस्टमर विल मेक प्रोग्रेस पेमेंट, विल मेक प्रोग्रेस पेमेंट ऑफ इतने एंड इतने ऑन दिस डेट। क्या मतलब, कस्टमर पेमेंट तब करेगा जब प्रोग्रेस हुई होगी, उस पर प्रोग्रेस करके बिल भेजना है। अगर प्रोग्रेस नहीं है तो बिल नहीं है, ठीक है। तो अब बात समझिए, थोड़ी देर पहले पास पेपर 13 किया, उसके अंदर पैसे प्रिंटर डिलीवर कर दिए, ठीक है, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, जो पैसे आने हैं क्या वो किसी चीज़ के साथ लिंक किए गए हैं कि वो नहीं होगी तो पैसे नहीं आएंगे? तो वहाँ पे क्या रिकॉर्ड कर लिया, रिसीवेबल। हैंडसेट वाली एग्जांपल के अंदर जो रेवेन्यू रिकॉर्ड किया, क्या उसके पैसे रिसीवेबल हो गए हैं? नहीं, छुपी हुई बात थी वहाँ पे, तो वो मुश्किल सवाल है इससे भी, ठीक है। छुपी हुई बात क्या थी कि बिल जाएगा तो इसके पैसे रिकवर होंगे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर तो वो खुद कह रहा है कि जी आपको पेमेंट कब होगी, जब प्रोग्रेस होगी। तो पेमेंट किसके साथ लिंक कर दी गई, प्रोग्रेस के साथ। इसीलिए जब इस सवाल के अंदर हमारी कहानी आई थी कि पैसे कुछ रिसीवेबल हैं, बनते ज़्यादा थे आए कम है, तो उसको हमने कॉन्ट्रैक्ट एसेट कहा था, ना कि रिसीवेबल। ठीक हो गया जी। तो ये तीनों अब आपके सामने। सबसे पहले मोबाइल के पैसे, मोबाइल का रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया, पैसे रिसीव होंगे तब जब बिल्स जाएंगे, हर बिल के साथ। इसलिए आज ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट। जैसे जैसे बिल जाता जाए वैसे वैसे इसको रिसीवेबल बना के रिसीव करते जाए। कहा था इसने कि आपको प्रोग्रेस करते जाओगे तो पैसे मिलते जाएंगे, प्रोग्रेस होगी तो पैसे दिए जाएंगे, प्रोग्रेस नहीं तो पैसे नहीं। इसका मतलब जो रिसीवेबल है उसके साथ कंडीशन अटैच्ड है ऑफ प्रोग्रेस, इसलिए वो रिसीवेबल नहीं बल्कि वो कॉन्ट्रैक्ट एसेट है, ठीक है। अब फिर जैसे जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट, अब देखो आगे क्या हुआ, ये रेंट पे गए तो प्रोग्रेस, अगले साल के एंड में प्रोग्रेस पूरी होगी, जब प्रोग्रेस पूरी होगी तो ये रिसीवेबल बन गया, कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्रेडिट कर दिया। अब रिसीवेबल का डायरेक्ट रिसीव ही कर लिया हमने, रिसीवेबल बना और रिसीव हो गया, ठीक है ना, खत्म हो गया ये, ठीक है। और तीसरा केस ये वाला है, इसके अंदर प्रिंटर दे दिए और लिखा क्या हुआ था, सवाल में क्या लिखा हुआ था, प्रिंटर दे दिया था, सवाल में लिखा हुआ था, आजा प्लीज आजा सवाल, ये सवाल में लिखा हुआ था, यहां पे पेमेंट लिखी हुई थी, ईच यूनिट ऑफ प्रिंटर सोल्ड टू ओवरऑल दिस एज पर पेमेंट टर्म्स, एज पर पेमेंट टर्म्स CL पेड 30% ऑन यकम जनवरी while 50 was paid at the time of delivery of printers on Yakam March and remaining will be paid on February 23 when update is done, when maintenance services are done। ऐसी कोई बात नहीं थी, इसलिए यहां पे क्या कर लिया था हमने, रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लिया था, ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, अब ज़रा जल्दी से ना,
इसको ओपन करते हैं, फटाफट इसको देखते रहते हैं। कितनी देर हो गई भाई? किस में से? 1 घंटा होने से 5 मिनट रह गए हैं। चले 1 घंटा होने में से जब 3 मिनट और गुजर जाएं तो फिर बताना। ज़रा जल्दी से देखें जी, जल्दी से देखें जी। चैप्टर IFRS 15, ऑब्जेक्टिव द स्टैंडर्ड इज टू स्टैब्लिश। अच्छा जी, डेफिनेशंस हैं। IFRS 15 5 स्टेप्स हैं, ठीक है जी। 5 स्टेप मैंने आपको इस तरह से करके आज तो दिखा दिए, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद कंप्यूटर की एग्जाम्पल होमवर्क कही थी, ये बिल्कुल सिंपल है। हैंडसेट एग्जाम्पल अभी आपको करवाई। अब आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, 5 चीज़ों का होना ज़रूरी। पेज नंबर 322 से ऑनवर्ड चल रहा हूँ मैं, मेरे साथ साथ चलो। 5 चीज़ों का होना ज़रूरी, ठीक है। और इधर से जंप करके आए आगे, इनको इकट्ठा ही पढ़ लिया करना, ठीक है। और एक चीज़ का ना होना ज़रूरी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद वापस आए। उसके बाद हमने क्या ऐसी कोई एक्सेप्शंस पड़ी थी कि कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ हो फिर भी रेवेन्यू रिकॉर्ड हो सकता है? 2 थी, ठीक है, आपके सामने है। पूरा कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाए, पूरे पैसे आ जाए, नॉन रिफंडेबल, एडवांस आए नॉन रिफंडेबल वाला, और टर्मिनेट हो जाए। 2 शर्तें याद हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट को कब कंबाइन कर सकते हैं, ये भी अभी हमने पढ़ा। अगर एज अ पैकेज विद सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव एंटर हो, या एज या पेमेंट ऑफ वन डिपेंड्स ऑन परफॉर्मेंस ऑफ अदर, या तीसरा हो ही सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। उसके बाद ये एग्जांपल्स भी हमने देख ली। देन जी कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन हमने पढ़ी थी, उसके साथ हमने क्वेश्चन नंबर 1 पे 326 वाला किया होता, ठीक है ना। और सही है, वो 3 और चौथा भी ऐड किया था, याद आ रहा है। अच्छा, उसके बाद ये वाले सवाल हमने किए थे, डन हो गया। अच्छा, उसके बाद जी इफ़ कोई बात नहीं, 1-2 मिनट ऊपर चले जाएं तो मैं ज़रा इसको ना कंक्लूड कर लूँ ताकि इसको क्लोज करें। इन कंटिन्यू 3 क्वेश्चन गिवन इन प्रीवियस, हो गया ना, हो गया। उसके बाद फिर अल्टीमेटली हम देखेंगे कि पहुंचे हम वहीं पे ही हैं। कहाँ पे? वो जो मैंने समरी सी बना दी थी, बस वो समरी सारे चैप्टर की थी, ज़रा एक दफ़ा देख लेना, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस में डिस्टिंक्ट वाली लड़ाई थी, ठीक है, ऑन इट्स ओन और विद इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कस्टमर। बहुत बहस इसके ऊपर हमने कर ली थी, ठीक हो गया जी। कबाब, टमाटर, पता नहीं क्या क्या, ओके। इस सफ़े को छोड़ें फिलहाल, इसको फिर अब ना पढ़िएगा, ओके। बस वहीं से कबाब टमाटर जैसा समझ लिया ना, वैसे ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिटरमिन ट्रांजैक्शन प्राइस। अच्छा, अब डिटरमिन करना है ट्रांजैक्शन प्राइस को, तो ज़रा जल्दी से पढ़ लेते हैं इसको। इसमें क्या लिखा हुआ है? ट्रांजैक्शन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन टू विच एन एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू बी एंटाइटल्ड इन एक्सचेंज फॉर ट्रांसफरिंग प्रॉमिस्ड गुड्स और एक्सक्लूडिंग अमाउंट कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टीज। ये ज़रा छोटी सी बात पहले देख लें। एक एग्जाम्पल आपको करवाई थी जिसमें MCQ एक करवाया था, जिसमें हमने बात की थी। वो एग्जाम्पल के अंदर लिखा हुआ था, हमने शेख रशीद ने इंजमाम को कहा था मैंगोज़ बेच दे, याद है। तो हमने कहा था जी इंजमाम भाई ने मैंगोज़ बेच दिए, उनको कैश आया 100 रुपया, ठीक है। पेएबल टू शेख साहब 95 किया था, 95 था, 95 किया था। और 5 का हमने कहा था जी कमीशन इनकम रिकॉर्ड कर दे, यानी स्टैंडर्ड इसको रेवेन्यू कहता है। इसका रेवेन्यू, इसकी मेन काम ही होगा इंतजाम का, ठीक है, 5 रुपये। अब असल में यहाँ पर सिर्फ कहानी इतनी सी थी कि अगर किसी और के बिहाफ पे आपने कोई कलेक्शन की है तो उस कलेक्शन को आप अपना रेवेन्यू नहीं कह सकते। ये लाइन यहाँ पे सिर्फ ये लिखी हुई थी, ठीक है ना जी। एक्सक्लूडिंग अमाउंट्स कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टीज। जैसे हमने फाइनल अकाउंट के अंदर देखा था, अगर आपने चीज़ 100 वाली चीज़ 117 की बेची है तो आप कैश डेबिट 117 कर लेते हैं, लेकिन रेवेन्यू में 100 क्रेडिट करके बाकी 17 ये टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट क्रेडिट करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि गवर्नमेंट का भी आपका रेवेन्यू गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो आपने कलेक्ट किया हो, ओके। तो ट्रांजैक्शन प्राइस, असल में बात सादा सी है। ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है? जो दुकानदार पैसे मांगे, एक्सपेक्ट्स टू बी एंटाइटल्ड, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर किसी और के बिहाफ पे कलेक्ट किए हुए पैसे आपने रिकॉर्ड नहीं करने होते, ठीक है। अच्छा, एंटिटी शैल कंसीडर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन कस्टमरी बिजनेस टू डिटरमिन द, इसको छोड़ें बस, ठीक है। पैराज लिखे हुए हैं फॉर द पर्पज, चलो पढ़ लेते हैं। एंटिटी शैल कंसीडर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इज कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिस टू डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस। द ट्रांजैक्शन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन टू विच एन एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू एंटाइटल इन एक्सचेंज ऑफ ट्रांसफरिंग प्रॉमिस्ड गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर एक्सक्लूडिंग अमाउंट कलेक्टेड ऑन बिहाफ। ये वही वाली बात दोबारा। द कंसिडरेशन प्रॉमिस्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड फिक्स्ड अमाउंट वेरिएबल। अच्छा ठीक है, छोड़ें इस पैरा को। फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमिनिंग ट्रांजैक्शन प्राइस एंटिटी शैल अज्यूम द गुड्स और सर्विसेज विल बी ट्रांसफर टू कस्टमर एज प्रॉमिस्ड इन अकॉर्डेंस विद एक्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा जी, छोड़ें इसको। कॉन्ट्रैक्ट द ट्रांजैक्शन प्राइस इज नॉट एडजस्टेड फॉर इफेक्ट ऑफ कस्टमर्स क्रेडिट रिस्क। ट्रांजैक्शन प्राइस इज नॉट एडजस्टेड फॉर इफेक्ट ऑफ कस्टमर क्रेडिट्स। क्या है? बैड डेट्स को आपने ट्रांजैक्शन प्राइस में
वो कह रहा है कि बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है? बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट डेटर क्रेडिट। सेल डिस्काउंट, ये सेटलमेंट डिस्काउंट की तरह से उसके बारे में सेल को डेबिट करना तो नहीं ना सुना हमने। हालांकि हम FAR 1 बल्कि इंट्रो से अब पढ़ के आना शुरू हो गए हैं कि जो सेटलमेंट डिस्काउंट होता था पहले, उस अगर आपने अलाउ किया तो पहले उसकी एंट्री होती थी डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट डेटर क्रेडिट, ऐसा ही है ना। लेकिन अब उन्होंने कह दिया नहीं 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 नहीं, इसको सेल में ही डेबिट करो, इसमें डेबिट करो सेल में। लेकिन बैड डेट के बारे में ये बात नहीं कह रहा, तो वो यही बात यहाँ कर रहा है, ट्रांजैक्शन प्राइस को नहीं एडजस्ट करना कस्टमर रिस्क, यानी कि बैड डेट को आपने लिख लो, उर्दू में लिखना, तो बैड डेट को आपने माइनस नहीं करना रेवेन्यू से, ठीक है ना। बैड डेट को रेवेन्यू से माइनस नहीं करना, ओके, बल्कि ये क्या है, सेलिंग एक्सपेंस है, बल्कि ये सेलिंग एक्सपेंस में आएगा, ओके। यानी कि वो मसला वहाँ यहाँ पर आके नहीं कहता कि जी आपने तो सेल ही अपनी ओवर बुक कर ली है, ठीक है, सेलिंग एक्सपेंस ये है, एडमिन एक्सपेंस नहीं है, लेकिन इसको सेल में डेबिट नहीं करना। ये बात समझ आई है ना। सेटलमेंट डिस्काउंट को आजकल क्या करते हैं हम, सेल डेबिट, और अगर रिसीव करें तो परचेज क्रेडिट। लेकिन जो बैड डेट रिटर्न ऑफ है वो कहता है जी इसको सेल में से आपने डेबिट नहीं करना, ये इससे एडजस्ट नहीं करना। लेकिन अगली बात ज़्यादा अहम, वो ज़्यादा अहम बात क्या है, बट द ट्रांजेक्शन प्राइस एडजस्टेड वेयर एंटिटी विल एनफोर्स इट्स राइट्स टू ओनली अ पोर्शन ऑफ अमाउंट मीन ट्रेड डिस्क। अच्छा यार, ये मुश्किल वाली बातें बेशक आप हाईलाइट ही ना करो, आप सिर्फ इतनी सी बात हाईलाइट, कुछ समझा भी दी, वैसे समझ आ रही है अंग्रेजी पढ़ के। बैड डेट को आपने ट्रांजेक्शन प्राइस, बैड डेट से आपको यहाँ पे लिखा होगा बैड डेट से आपने ट्रांजैक्शन प्राइस को एडजस्ट नहीं करना। मैंने आसान अल्फाज बता दिए कि बैड डेट को आपने रेवेन्यू में से, सेल में से माइनस नहीं करना। लेकिन अगली बात, हाउएवर ट्रेड डिस्काउंट विल बी कंसिडर्ड एज डिटरमिनिंग, क्या मतलब, ट्रेड डिस्काउंट को तो हम माइनस करके ही नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट निकालते हैं और उसके बाद फिर कहानी शुरू करते हैं। हमने कहा जी कि हमारी सेलिंग प्राइस जो है, जो रिटेल प्राइस है वो 100 रुपये है, भाई आपको हमने 5 छोड़े, ये क्या है जी, ट्रेड डिस्काउंट, 10 छोड़ दिए जी, चलो जी 10 रुपये, 90 रुपये, यहाँ से कहानी शुरू करो। अब यहाँ से आगे कहानी शुरू होगी तो मिसाल के तौर पे अनकंडीशनलाइजर डेटर डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट 90 से, ठीक है। उसके बाद हमने कहा भाई पैसे जल्दी ला दो जल्दी ला दो जल्दी ला दो, तुम्हें 10 रुपये और छोड़ देंगे, 5 रुपये और छोड़ देंगे। वो भागा भागा आया और उसने आगे में 85 पकड़ा दिया, जैसे हमने उसको कहा था उस दिन के अंदर अंदर। अब डेटर गए, अब बाकी क्या करो, बाकी 5 क्या करो, सॉरी 90 से बाकी 5 क्या करो, हाँ सेल्स में, रेवेन्यू में इसको डेबिट कर दो। तो कह रहा है कि जी ये तो रूल हमने बना लिया था, ठीक है, अब ये एंट्री होनी। अब वो ये कह रहा था कि ट्रेड डिस्काउंट को ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होती है जिस पे रेवेन्यू रिकॉर्ड होना था, ट्रेड डिस्काउंट को कंसीडर करो, बैड डेट रिटर्न ऑफ को कंसीडर मत करो। कंसीडर करने का मतलब क्या है, ट्रांजैक्शन प्राइस को से हिट ना करवाओ। डन हो गई बात, चले। अच्छा जी, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड, अब ये वही बातें जो हम कर चुके हैं, देख लें, बस सिर्फ अंग्रेजी यहाँ से नहीं पढ़ी थी। वेरिएबल कंसीडरेशन, फिर इसको लाजमी पढ़ना है एक बार आपने, उसके बाद ये सारी एग्जांपल्स भी की हुई हैं हमने इसमें से। फिर कंस्ट्रेंट, ये ना सिर्फ पढ़ लेना एक बार, ये मैं कह रहा था कि इसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है ना, हमारे पास ये टेस्ट हो जाए ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, इसके क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, सबसे पहले शायद दिन काम ही यही किया था, ओके। नॉन कैश कंसीडरेशन, कंसीडरेशन पेएबल बाय सेलर टू आ कस्टमर, ठीक है जी। तो 5 चीज़ें आपको लिखवाई थी ना, ठीक है, उनमें से एक जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसकी कोई नहीं है, कंस्ट्रेंट ऑन वेरिएबल कंसीडरेशन। बाकी सारा कुछ हमने पढ़ लिया है, एक नज़र अंग्रेजी पे डाल लेना, ठीक है। क्या क्या हमने पढ़ा है जी, हमने क्या क्या पढ़ा है जी, वेरिएबल कंसीडरेशन में ये ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमिन करते हैं हमने किन फैक्टर्स का ध्यान रखना है, कोई वेरिएबल कंसीडरेशन तो नहीं है, कंस्ट्रेंट ऑन वेरिएबल कंसीडरेशन टेस्टेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद कोई नॉन कैश कंसीडरेशन नहीं है, उसके अपने रूल्स थे। फिर कोई टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन्वॉल्व तो नहीं है, कंसीडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर तो नहीं है, बस यही 4 चीज़ें थी, ठीक है। उसके बाद हाँ जी, एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस के अंदर मैंने कहा था आपको कि मार्केट प्राइस की बेस के ऊपर ही एलोकेट होती है, ठीक है। और अगर मार्केट प्राइस ना अवेलेबल हो तो फिर 3 मेथड्स में से कोई एक लग के मार्केट प्राइस निकल आती है। वो कौन कौन से थे, एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच, एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच और रेजिडुअल अप्रोच। ये एग्जांपल्स हमने कर ली थी क्लास के अंदर, ठीक है। खूब तसल्ली से हमने सारे काम किए हैं, यानी सारा स्टैंडर्ड आपको आता है इंशाल्लाह।
जी, रिकॉर्ड रेवेन्यू व्हेन और एज एंटिटी सेटिस्फाइज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ठीक है जी। इसके अंदर ये पूरा लाइन पढ़नी है तो पढ़ लें। एंटिटी शेल रिकॉर्ड रेवेन्यू व्हेन द एंटिटी सेटिस्फाइज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बाय ट्रांसफरिंग गुड्स और सर्विसेज एंड एसेट ट्रांसफर्ड व्हेन द कस्टमर ऑब्टेन्स कंट्रोल, ठीक है जी। गुड्स और सर्विसेज आर एसेट्स इफ ओनली मोमेंटरली व्हेन दे आर रिसीव्ड एंड यूज्ड। अगली लाइन छोड़ ही दें, कोई मसला नहीं। एनी वैलिडिंग वेदर कस्टमर ऑब्टेन कंट्रोल द शेल कंसिडर एनी एग्रीमेंट टू रीपरचेज द, अच्छा छोड़ें इसको भी। What are the indicators when a control is considered to transfer? अच्छा, अब ये चीज़ एक ऐसी छोटी सी चीज़ थी जो हमारी रहती है, ठीक है। इसको देख लेते हैं, 1 मिनट लगेगा, कोई मसला नहीं है इसमें। चले छोड़े। अच्छा, बात ये है रेवेन्यू रिकॉर्ड कब करना है, जब पीओ सेटिस्फाई हो। पीओ इन टाइम भी सेटिस्फाई होती है, ओवर टाइम भी, ठीक है। पीओ इन टाइम कब सेटिस्फाई होती है, जब ओवर टाइम नहीं होती। और ओवर टाइम कब होती है, जब उन तीन में से कोई एक शर्त पूरी हो रही है, ठीक है। कौन कौन सी? कस्टमर, ये साथ ही लिखा हुआ है, दूर नहीं है। कस्टमर साइमल्टेनियसली उसको, यानी कि सेलर ट्रांसफर कर रहा है, कस्टमर साइमल्टेनियस उनको रिसीव कर रहा है। ये नहीं है तो दूसरी बात, कस्टमर हमारी प्रेमिसेस में ही बैठ के बना रहा है, मिसाल के तौर पे हमारा एसेट साथ साथ एनहांस हो रहा है और हमें कंट्रोल भी ट्रांसफर हो रहा है। या तीसरा, वो ऐसी स्पेशलाइज नेचर का एसेट है, ठीक है, कि कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, या कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा दिए कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये एक शर्त है। और दूसरा, जितना काम हो गया उसके पैसे लेने के हकदार होगी। इन तीन में से कोई भी शर्त पूरी हो जाए तो रेवेन्यू ओवर टाइम रिकॉर्ड करना है, और अगर ये नहीं है तो फिर रेवेन्यू इन टाइम रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो इफ अ परफॉर्मेंस इज नॉट सेटिस्फाइड ओवर टाइम एंड इट इज सेटिस्फाइड द परफॉर्मेंस एट अ पॉइंट इन टाइम, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड है ना इसके, ये जो इन टाइम वाला है ना, पॉइंट इन टाइम वाला कंट्रोल का ट्रांसफर होना है, ठीक है। पॉइंट ओवर टाइम कंट्रोल ट्रांसफर होना है, उसके लिए वो 3 शर्तें, ठीक है। और अगर वो नहीं है तो फिर पॉइंट इन टाइम रेवेन्यू रिकॉर्ड होना है, मतलब पॉइंट इन टाइम कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड ने कुछ निशानियां बताई, ठीक है। टू डिटरमिन द पॉइंट इन टाइम एट विच ए कस्टमर ऑब्टेन कंट्रोल the entity satisfies the performance, the entity shall consider requirement for control. In addition, entity shall consider indicators of transfer of control which include but are not limited to। कहता है जी कि ये कुछ निशानियां हैं, लेकिन यही नहीं है, सारी और भी हो सकती हैं, ठीक है। ये किसकी निशानियां हैं? ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल एट अ पॉइंट इन टाइम होगा ये, फिर है ना, एट अ, देखो पॉइंट ओवर टाइम तो कंट्रोल ट्रांसफर होने की वो 3 शर्तें हैं ना, वो 3 निशानियां हैं जो भी पढ़े अगले समय पे, ठीक है। तो इंडिकेटर्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल एट अ पॉइंट इन टाइम क्या हो सकता है जी? बहुत सिंपल बातें हैं। एंटिटी हैज, यानी सेलर हैज राइट टू पेमेंट, सेलर अब पैसे ले सकता है, निशानी। कस्टमर के पास लीगल टाइटल है, ये एक निशानी है। अच्छा, अभी फिलहाल अगली बात, एक्सेप्ट को नहीं पढ़ना। कस्टमर हैज फिजिकल पोजेशन, कस्टमर के पास फिजिकल पोजेशन है तो कहते हैं हम कंट्रोल चला गया। कस्टमर हैज सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप, ठीक है। कस्टमर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स। तो ये 5 निशानियां ऐसी हैं, ठीक है, जिनके वजह से आप ये कह सकते हैं कि रेवेन्यू पॉइंट इन टाइम होगा। इस मतलब ये निशानी है कंट्रोल के ट्रांसफर होने की निशानियों में से एक निशानी है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो है ना फिजिकल पोजेशन, ये थोड़ा जालिम था, लेकिन इसकी भी बातें हमने कर ली हुई हैं, ठीक है। इसके अंदर जुल्म क्या था? ये फिजिकल पोजेशन में कुछ एक्सेप्शंस थी, अगर आपको याद हो तो। हमने कहा था जी, चलें, कस्टमर हैज पोजेशन, कस्टमर हैज पोजेशन बट नो रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड। ये कौन सा मसला था? कस्टमर, यानी हमारे पास पोजेशन नहीं है। पोजेशन किसके पास है? कस्टमर के पास। हमने जूते बनाए थे, बाटा पास रखवाए थे, याद करें, सेल ऑन रिटर्न बेसिस, कंसाइनमेंट सेल भी इसको कहते हैं, ठीक है। सेल विद राइट ऑफ रिटर्न, ये क्या है जी? ये कौन सी एग्जांपल थी जी? सेल विद राइट ऑफ रिटर्न। अच्छा, इसको ना कंसाइनमेंट सेल भी कहते हैं, ठीक है, इसको कंसाइनमेंट सेल भी कहते हैं। ये ना हो ना कहीं लिखा हुआ आ जाए तो कंसाइनमेंट सेल लिखा हुआ वैसे यहाँ पर, लेकिन कंसाइनमेंट सेल। अच्छा, दूसरी एग्जांपल हमने पढ़ी थी, वो हमारे नुमान भाई अब तो घर बैठे सुन रहे होंगे ये लेक्चर,
नुमान भाई घी का डिब्बा लेने निकले थे और फिर रखवा के चले गए थे आइसक्रीम खाने। फिर हमारी ये अंग्रेज़ी वाली एग्जांपल के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, कस्टमर ने कहा था ये ज़रा स्पेयर पार्ट्स अपने पास ही रख लो, आप मेरे हमसाए ही हो, बिल एंड होल्ड। इसमें क्या होता था, इसमें कस्टमर के पास पोजेशन नहीं है, ठीक है, पोजेशन किसके पास है, सेलर। ये पोजेशन, वैसे तो हमने कहा पोजेशन जब चला गया तो कंट्रोल चला गया, लेकिन ये दो एक्सेप्शंस थी। एक में पोजेशन चला गया है और हम कह रहे हैं कंट्रोल नहीं गया, रेवेन्यू रिकॉर्ड ना करो। दूसरे में क्या था, पोजेशन नहीं गया लेकिन हम कह रहे थे रेवेन्यू रिकॉर्ड करो। ये तीन एक्सेप्शंस। तो जनरल रूल ऊपर पढ़ा है, एक्सेप्शंस ये दो थी, ठीक है। सेलर हैज पोजेशन, सेलर हैज पोजेशन बट बुक रेवेन्यू, बट बुक रेवेन्यू, ठीक है। इसकी क्या एग्जांपल हमने पढ़ी थी, बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट। अच्छा, वैसे बाय द वे जनरल वाली बात तो, नॉर्मल वाली बात तो पहले लिखी हुई है ना, वो तो नहीं भूल रहे ना आप। नॉर्मल वाली बात क्या है कि अगर पोजेशन ट्रांसफ़र हो जाए नॉर्मल केसेस में तो रेवेन्यू रिकॉर्ड होता भी है, ठीक है ना। तो एक इस तरह का भी बना ही लेते हैं ताकि जनरल वाला भी सामने आ जाए। कस्टमर हैज़ पोजेशन, कस्टमर हैज़ पोजेशन एंड रेवेन्यू इज़ बुक्ड, रेवेन्यू इज़ रिकॉर्डेड। तो ये तो नॉर्मल केस हो गया ना। तो इसकी क्या एग्जांपल है जी, इसकी क्या एग्जांपल है, मैंने कहा जी ये नॉर्मल है, मैंने कहा जी ये क्या है, नॉर्मल केस है। इसमें क्या मसला है, मसला कब आता है, जब कस्टमर के पास पोजेशन हो और रेवेन्यू रिकॉर्ड ना करना हो, ठीक है। या कस्टमर के पास पोजेशन नहीं है लेकिन सेलर के पास ही है लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड हो रहा है। तो वो दो एग्जांपल्स हमने की हुई, ठीक है, ओके। तो ये पॉइंट इन टाइम रेवेन्यू ट्रांसफ़र हो, इसकी कुछ निशानियां स्टैंडर्ड ने बताई हुई हैं। लीगल टाइटल ट्रांसफ़र हो जाए, फिर राइट टू पेमेंट आ जाए, पोजेशन ट्रांसफ़र हो जाए, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र हो जाए, या कस्टमर एक्सेप्ट कर ले। इसी तरह से याद करना है, ये एक्सप्लेनेशन दफ़ा करो, कोई ज़रूरत नहीं इनको पढ़ने की, ठीक है, ये कोई ज़रूरत नहीं इनको पढ़ने की, ठीक है। अच्छा, सादा बात, कंट्रोल इन टाइम ट्रांसफ़र हो रहा है, स्टैंडर्ड ने उसकी कुछ निशानियाँ बताई हैं। क्या कहता है जी, एंटिटी के सेलर के पास राइट टू पेमेंट आ गया, कब पैसे मांग सकता है। फिर कस्टमर के पास लीगल टाइटल आ गया, कस्टमर के पास पोजेशन आ गया, कस्टमर के पास रिस्क एंड रिवॉर्ड आ गए, कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिए गुड्स। ये सारी निशानियां कंट्रोल की ट्रांसफ़र होने की इन टाइम, ठीक है। लेकिन पोजेशन में थोड़ा सा मसला था, वो हमने पहले से पढ़ रखा था, ओके। इसमें तो हमने क्वेश्चंस भी किए थे, वो जो पूछा था वो राइज और फिलिप्स वाला, याद है एग्जाम्पल, ओके। अच्छा, कंसाइनमेंट सेल, वही सेल ऑन रिटर्न को कहते हैं, मैंने कहा था रीड कर लें। ओवर टाइम ये बात हो चुकी है, हम सिर्फ इंश्योर कर रहे हैं कंप्लीटनेस, ऐसा ही है, ओके। उसके बाद परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, ये बस जैसे करवाया बिल्कुल वैसे ही करना है, उस तरह से नहीं पढ़ने लग जाना, और जितने सवाल करवाए हैं इसके अंदर से, ठीक है ना जी। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट्स जी, क्या दर के दर, नहीं पेज नंबर बोलो, हाँ। अच्छा, ये काम हमने कर तो लिया था, सिर्फ इसका नाम आउटपुट और इनपुट मेथड, ये सिर्फ पॉइंट मेजरिंग रेवेन्यू ओवर टाइम, हम रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करते हैं ओवर टाइम। तो हमने उसमें कहा था कि रिकॉर्ड करेंगे रेवेन्यू या तो इनपुट मेथड के तहत या आउटपुट मेथड के तहत, ठीक है। तो वो हमने कुछ मेथड्स पढ़े थे, सवाल किए थे काफ़ी सारे, जिसमें रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीशन टिल डेट निकालते थे। ये पढ़ेंगे आप, इसमें कोई चीज़ आपको नज़र ही नहीं आएगी नहीं, क्योंकि यही वाले क्वेश्चन से जो हमने ये या इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन हमने कर लिए हुए थे, ठीक है। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, ये सवाल इसी के अंदर ही तो पढ़ा, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो करवाया था। तो मैंने ये कहा कि सिर्फ अंग्रेजी पढ़ो और वो सवाल करो जो करवाए हैं, ठीक है। अच्छा जी, मेरी तो ये चाहत है कि ये बात भी वहाँ पर समरी में हमें लिख देनी चाहिए, जो मैंने आज समरी सी बनाई है। कितनी देर होगी भाई, हाँ बस 1 घंटा 20 मिनट पे रोकते हैं इसको, इंशाल्लाह। हो गया, बस हो गया। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 लिखा हुआ है, पहले सफ़े पे जाकर देखो ज़रा, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट लिखा हुआ है, यहाँ भी समरी में डाल देना। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा था जी, कॉस्ट टू
ऑब्टेन ही आती हैं बस, ठीक है, याद है, कॉस्ट टू फुलफिल ऑफ सिलेबस से निकल चुकी हैं। ओके, उसके बाद और कुछ नहीं। उसके बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8 है, ज़रा देखो प्रेजेंटेशन है ना, और वही प्रेजेंटेशन। अभी इसके एक छोटा सा टेबल भी बना लेते हैं क्विकली, ठीक है, जिसके अंदर रिसीवेबल भी आ सकता है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट भी आ सकता है, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी भी आ सकती है। ये प्रेजेंटेशन की कहानी हमने पढ़ी थी, ठीक है ना। इसकी एक एग्जांपल भी छोटी सी अभी, मतलब एक इसका टेबल भी अब बना लेते हैं वहाँ पहुँच के, ठीक है जी। उसके बाद डिस्काउंट्स ऑन सेल एंड परचेज, ये आगे लिखा हुआ है आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव 9 के अंदर लिखा हुआ है। कुछ नई चीज़ नहीं थी, वो हमने सवाल वहाँ कर लिए थे, और अदर एस्पेक्ट्स के अंदर कोई ले अवे सेल इस तरह की चीज़ें पड़ी थी, ठीक है जी। तो ये इसकी ज़रा पिक्चर ले लें आप। ये सारा IFRS 15 है, और तो कुछ नहीं है इसके अंदर। कुछ हैं नीचे चीज़ें और अदर एस्पेक्ट्स वगैरह, तो वो वहीं से देख लीजिएगा। अच्छा, अब ज़रा जल्दी से चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। खींचो 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 भाई, खींचो, इतनी देर फिर। ओके, अच्छा जी, यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन है ना जी, इसके लिए भी ना एक छोटा सा हम जो है ना वो एक टेबल सा बना लेते हैं, कौन कौन से इसके अंदर पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं। ज़रा पॉज कीजिएगा। अच्छा जी, प्रेजेंटेशन, ये जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8 है, इसको ज़रा क्विकली ना इसको भी ना ज़रा क्विक एक रिवीजन इसकी भी कर लेते हैं, क्योंकि अब हमने ना काफ़ी बहस इसकी कर ली है। वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट एसिड भी 3 सवालों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एसिड या रिसीवेबल देख के आए, उसके अलावा कोई मुश्किल बात है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। अब अगर गुड्स पहले डिलीवर हो जाएं, अगर गुड्स डिलीवर्ड पहले, तो दो सूरतें हो सकती हैं। चीज़ें पहले आ जाए ना, तो मतलब चीज़ें पहले डिलीवर हो जाएं, तो दो सूरतें हो सकती हैं, या कंडीशनल या अनकंडीशनल, ठीक है। अगर तो राइट टू रिसीव मनी जो है वो एस्टैब्लिश हो गया है, कंडीशनल, अनकंडीशनल पहले करो, अनकंडीशनल राइट टू रिसीव अगर इस्टेब्लिश हुआ है, तो फिर प्यारे बच्चों एंट्री क्या बनेगी, रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू। सेल कर दूँ ज़रा, रिसीव और ये सेल मिक्स नहीं होगा, ठीक है, ये एंट्री कर लेंगे, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये बहुत गुस्से में लग रहे हैं सारे मार्कर से, सिर्फ वक्त गुजरने का इंतज़ार ठीक है, रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लिया ना, ठीक है, सिर्फ वक्त गुजरने का इंतज़ार कर रहे हैं। ओके हो गया। अच्छा, दूसरी सूरत क्या हो सकती है, इसका भी थोड़ा गुस्सा कम करें। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि राइट क्या है, कंडीशनल है, कंडीशनल राइट टू रिसीव मनी। ऐसी सूरत के अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट करके सेल को क्रेडिट कर लेते होते हैं, और उसके बाद बस ठीक है, इतना ही कर लें, बाकी एंट्री दूसरी पता ही है आपको। फिलहाल तो हम बात ये कर रहे हैं
जब रेवेन्यू रिकॉर्ड करें तो क्या करें ना, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करते हैं, आप सिर्फ वक्त गुजरने का इंतज़ार नहीं करते, अगर रिसीवर रिकॉर्ड करना है तो आप क्या करेंगे, कंडीशन पूरे होने का इंतज़ार, ये करोगे तो काला कह रही है। अच्छा, कंडीशन पूरी होने का इंतज़ार, ठीक है, डन हो गया जी। अच्छा, उसके बाद एक सिंपल सा भी केस बीच में होता है, यहाँ पे उसको भी अड़ा लेते हैं। कैश रिसीव्ड अगर पहले हो जाए तो बहुत सिंपल है, कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, ठीक है। हाँ जी, वो बात की, इसको थोड़ा सा यूँ कर लेते हैं, ठीक हो गया जी। और लास्ट वन, और क्या पॉसिबिलिटी इसमें हो सकती है, हाँ, नो कैश और नो डिलीवरी, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था, याद है, अनकंडीशनल राइट टू रिसीव, ये एस्टेब्लिश हो गया, अनकंडीशनल राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश हो गया। ये भी होता था ना नॉन कैंसिलेबल वाला, ठीक है, बल्कि दोनों हो सकते हैं। अगर नॉन कैंसिलेबल है तो वो केस था जिसमें आप, वो एक सवाल भी किया था हमने, पास पेपर का सवाल किया था ना, वो जिसमें बयानियों की बात हो रही थी, याद है, 2 कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, जिसके अंदर एक केस के अंदर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, सर आदनान जब एक हफ्ता सर ने रखी थी बयानी चेक करने के लिए, याद आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी सूरत के अंदर रिसीवेबल डेबिट हो गया था और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट हो गई थी। और अगर कैंसिलेबल हो तो फिर हमने कहा था जी कुछ भी नहीं करना, क्योंकि अभी वैसे नो कैश नो डिलीवरी और राइट भी जो है वो अनकंडीशनल कह भी रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो सकता है, तो फिर इसका कुछ भी नहीं करना, हमने वेट करना है। तो ये है जी सारी प्रेजेंटेशन की आपकी समरी, ठीक हो गया। ठीक है जी, अब एक नज़र ज़रा देख लेते हैं कि रेवेन्यू में क्या क्या और बात कर लेनी चाहिए हमें। चैप्टर तो सारा हो ही गया तकरीबन, बहरहाल एक बार फिर गुजार लेते हैं इसको जी। पिक्चर हो गई, अच्छा, तो प्रेजेंटेशन डन। वैसे काफ़ी काम इस पर किया था, रिसीवेबल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, सवाल कुछ किए हुए भी थे हमने, इसके अंदर बातें भी की हुई थी, ठीक है जी। डिस्काउंट ऑन सेल ऑन परचेज, ये डिस्कशन हम कर चुके हैं, मैंने पहले आपको कहा। अदर एस्पेक्ट्स में ये 2-3 चीज़ें थी, इनको हमने देख लिया था, ठीक है जी, ओके। उसके बाद ये समरी है, पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा, एग्जांपल्स हमने की हुई हैं इसके अंदर, डिस्काउंट वाउचर की एग्जांपल भी कर ली हमने, ठीक है जी। तो काम ख़त्म हो गया जी यहाँ से। फ़िलहाल अब ज़रा IFRS 15 को देख लेते हैं। हमने कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन की 3 चीज़ें देखी, बेसिकली ये 3 चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट एसेट और रिसीवेबल की बात की हमने, ये इसी के साथ ही हो गई है, ठीक है ना। ये जो मैंने वर्सेस किया है ना, तो ये बेसिकली मैंने ज़रा खोल के लिख दिया इस बात को, बाकी ये वही बात है, पॉइंट 3, ठीक है। प्रॉमिस्ड गुड्स और सर्विसेज, और एग्जाम्पल 4 ज़रा देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है जी। इसको पॉज कर दें ज़रा, मतलब बात सुने को क्लोज़ कर दें।